अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक लाउंज। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरएसए एल्गोरिदम, जो कि हमारा सबसे पहला एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है, जिसमें हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हुए अपने एल्गोरिदम से क्वेश्चंस को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। यानी जो भी आपका डाटा होगा उसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए आरएसए किस तरह से यूज करते हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो हमारे पास आरएसए है उसको बनाने में 3 पर्सन का रोल है। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने इस आरएसए को इन्वेंट किया। इस वजह से इस साइफर का नाम उनके नाम के इनिशियल लेटर्स की बेस पे रखा गया। रेवेस, शामिर एंड एडलीमैन, उनके पहले जो इनिशियल लेटर्स थे आरएसए, उनके नाम पर ये एल्गोरिदम का नाम रखा गया है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया ये एसिमेट्रिक साइफर है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरएसए एक वाइडली यूज्ड एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है दैट सिक्योर्स डाटा बाय यूटिलाइजिंग टू कीज। अब जैसे कि नाम से जाहिर ये एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में हमने क्या देखा था कि एक ही की होती थी, आप उसी से इंक्रिप्शन भी करते थे, डिक्रिप्शन भी करते थे। लेकिन एसिमेट्रिक में ये होगा कि आपके पास 2 कीज होंगी, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन। अब जो इंक्रिप्शन के लिए की यूज होगी वो आपके पास पब्लिक की होती है, और डिक्रिप्शन के लिए जो की यूज होगी वो आपके पास प्राइवेट की होती है। अब जब भी आपके अगर माइंड में आए ना, कोई भी आपको कहे एसिमेट्रिक यहाँ पे एल्गोरिदम लगाया गया, तो आपके माइंड में सीधा आरएसए ही आना चाहिए। क्योंकि जब भी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का नाम लिया जाता है तो बिहाइंड द डोर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हम आरएसए को ही यूज कर रहे थे, आरएसए वर्क कर रहा होता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1977 में उनको डेवलप किया था रॉन रिवेस्ट, एडी शामिरो और लिनॉर्ड एडलीमैन ने। उनके इनिशियल लेटर्स की बेस पे इसका नाम रखा गया। अब मैं पब्लिक और प्राइवेट की का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको इस बात का क्लियर हो जाए। वैसे तो मैंने जहाँ पे क्रिप्टोग्राफी की टाइप्स डिस्कस की थी वहां पे मैं इसको डिस्कस करके आ चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट की होती क्या है, किस तरह से काम करती है, हम ये देखने वाले हैं। अगर एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर 10 पर्सन हैं, 10 पीपल्स आर इन वन नेटवर्क, 10 पीपल हैं। अब आपने मैसेज भेजना है किसी भी दूसरे बंदे को, आपको उस बंदे की पब्लिक की पहले से पता होगी। ठीक है, पब्लिक की इज मेंट टू बी पब्लिक, यानी कि वो पब्लिक को पता होगी। और प्राइवेट भी जो प्राइवेट की है आपकी इज मेंट टू बी प्राइवेट, यानी वो सीक्रेट होगी, वो हर किसी को अपनी अपनी पता होगी, किसी को भी किसी और की नहीं पता होगी। अब आपने करना क्या है कि जो भी थर्ड पार्टी है जो की बनाती है वो पेयर में की बनाती है, यानी कि पब्लिक की बनाएगी तो उसी के साथ ही प्राइवेट की बनाएगी, और फिर वो सेंडर और रिसीवर को जो भी है जितने भी पर्सन होते हैं उनको उनकी कीज दे देती है। अब पब्लिक की हर किसी को पता होती है, प्राइवेट की सबको अपनी अपनी पता होती है। अब एक पर्सन है अलाइस, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक सेंडर है और बॉब क्या है, रिसीवर है। अलाइस सेंडर है तो अलाइस ने मैसेज भेजना है बॉब को, और उसने उसको इनक्रिप्ट करना है यूजिंग आरएसए, और तब उसने उसको भेजना है। अब आरएसए से उसको इनक्रिप्ट करना है तो वो कैसे इनक्रिप्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, जो बॉब है उसकी पब्लिक की को यूज करेगा और प्लेन टेक्स्ट को उस पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेगा, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको इनसिक्योर चैनल यानी इंटरनेट पे भेज देगा। फिर जब बॉब के पास वो पहुंचेगा मैसेज, वो साइफर टेक्स्ट वाला मैसेज, वो क्या करेगा, बॉब अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए उस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और उसकी प्लेन टेक्स्ट उसके सामने आ जाएगी। यानी इसे आपको क्या समझाया कि जो भी रिसीवर होगा, सेंडर क्या करेगा, रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा और रिसीवर को भेज देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर्स में प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ मैसेज उसी पेयर की बनी हुई जो दूसरी प्राइवेट की है वही उसको खोल सकती है। तो अगर आप रिसीवर को अपनी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके मैसेज भेज दोगे तो रिसीवर उसको कैसे खोलेगा, क्योंकि उसके पास तो आपकी पब्लिक की के साथ बनी हुई प्राइवेट की नहीं है ना, उसके पास तो अपनी प्राइवेट की है। तो आप क्या करोगे, उसकी पब्लिक की यूज करते हुए, क्योंकि पब्लिक की सबको पता होती है, तो उसकी पब्लिक की यूज करते हुए आप मैसेज को इनक्रिप्ट करके उसकी तरफ भेज दोगे, वो अपनी प्राइवेट की यूज करते हुए उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। ये बात भी आपने याद रखनी है कि एक पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ मैसेज उसी पेयर की पब्लिक जो प्राइवेट की है वो ओपन कर सकती है, इसके अलावा दुनिया की कोई भी दूसरी की उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकती। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट की का छोटा सा इंट्रो दे दिया। अब हम आरएसए एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो कि आपने अप्लाई करने हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए। आपने पब्लिक की किस तरह से निकालनी है, पब्लिक की के लिए आपको 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक ई और एक एन, और प्राइवेट की के लिए आपको 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक डी और एक एन। ई आपने याद रख लेना है, ई फॉर इनक्रिप्शन, और पब्लिक की किस लिए यूज होती है, इनक्रिप्शन के लिए, तो पब्लिक की के लिए आपको ई की वैल्यू चाहिए। और डी स्टैंड फॉर डिक्रिप्शन, और प्राइवेट की डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, इसलिए प्राइवेट की के लिए आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एन क्या होता है इसको हम आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू
ये P क्या है? P आपका मैसेज है, आप M भी लिख सकते हो, P भी लिख सकते हो, जो भी आपका मैसेज होगा ना जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है उसको आप P से डिनोट कर रहे हो यहाँ पे। P की पावर में आपने E लिखना है, E आपका वही पब्लिक की जो आप रिसीवर की पब्लिक की यूज करते हुए मैसेज को इनक्रिप्ट करोगे, देन उसका N के साथ मॉड ले लोगे और जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचेगा तो उसने अगेन प्लेन टेक्स्ट अपनी मैसेज निकालना है, डिक्रिप्ट करना है, प्लेन टेक्स्ट ऑब्टेन करनी है, तो वो क्या फॉर्मूला यूज करेगा? साइफर टेक्स्ट की पावर में अपनी प्राइवेट की जो वैल्यू है डी की वो लगाएगा और देन उसका एन के साथ मॉड लेगा तो उसके पास उसकी प्राइवेट की यूज करते हुए उसकी प्लेन टेक्स्ट आ जाएगी। अब ये सारे फॉर्मूलाज हम आगे यूज करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैंने अलग से स्टेप नहीं लिखे क्योंकि स्टेप आपको तब बताऊंगी तो कंफ्यूजन नहीं होनी है, तो यहाँ पर मैं लाइन में स्टेप से भी बताती जाऊंगी आपको और उस तरह से हम एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको ये प्लेन टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिया प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू 13, ये वो मैसेज है जिसको मैंने इनक्रिप्ट करना है यानी कि सिक्योर बनाना है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जो भी प्लेन टेक्स्ट गिवन होगा आपने उस पर RSA एल्गोरिथम लगा के उसको इनक्रिप्ट करना है। ठीक है, ये बात तो पक्की है कि प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन होना ही होना है। अब आपने स्टेप 1 में क्या करना है, आपने दो प्राइम नंबर चूज करने, एक को आपने P का नाम दे देना है, एक को Q का नाम दे देना है। दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें उनको अपना टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है, यानी 2 टेबल्स, 2 मल्टीपल्स होते हैं उनके। तो आपने दो प्राइम नंबर्स P और Q सिलेक्ट कर लेने हैं और ये बात भी आपने यकीनी बनानी है कि जो P और Q है दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी दोनों सेम प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे P की वैल्यू ले ली 13 और Q की वैल्यू ले ली 11। आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको प्राइम नंबर्स ये दोनों क्वेश्चन के अंदर गिवन, अगर गिवन होंगे तो आपने वो वाले यूज कर लेने, गिवन नहीं होंगे तो आपने खुद से सपोज कर लेने। मैंने खुद से सपोज करने वाली एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये तो करना आए ना कि अगर आपको खुद से लेने पड़ जाए तो आप किस तरह से लोगे। क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो ठीक है, आप वो वाला यूज करोगे, फार्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, लेकिन अगर खुद से लेना तो फिर आप किस तरह से करोगे, तो मैं इसलिए ये वाली एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। तो P और Q की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब मुझे सेकेंड स्टेप में क्या करना है, मुझे N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब पीछे मैंने आपको फॉर्मूलाज दिखाए थे, वहां पे N बहुत ज्यादा यूज हो रहा था। तो N क्या है? N जो आपने दो प्राइम नंबर्स लिए हैं उनका प्रोडक्ट है। तो प्राइम नंबर्स क्या है आपके 13 और 11, उनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 143 N की वैल्यू आ गई है। जो थर्ड स्टेप होता है, आपने यही वाले जो भी क्वेश्चन आपका है आपने यही वाले सारे स्टेप फॉलो करने हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, आपने यूलर ट्यूशन फंक्शन को कैलकुलेट करना है। अब यूलर ट्यूशन फंक्शन होता क्या है, इसको आप फाई ऑफ n से डिनोट करते हो। इसमें आप क्या करते हो, जो दोनों आपने प्राइम नंबर चूज किए होते हैं ना, उन दोनों की वैल्यूज में से 1 1 माइनस करके उसका प्रोडक्ट ले लेते हो। तो P की वैल्यू आपने 13 चूज की तो 13 माइनस 1 और Q की वैल्यू आपने 11 चूज की तो 11 माइनस 1 और उसका लेना है प्रोडक्ट, आ जाएगा आपके पास 120। तो ये आपके पास फाई ऑफ n की वैल्यू आ गई है। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में आपने E की वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, वहां पे पब्लिक की जो फॉर्मूला था वहां पे E यूज हो रहा था। मैंने आपको कहा था E स्टैंड फॉर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए आपको पब्लिक की चाहिए और पब्लिक की के लिए आपको E की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपने E भी पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो, क्योंकि पब्लिक है, प्राइवेट की हम खुद से कैलकुलेट करते हैं, पब्लिक की पॉसिबल है आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो आपने वो वाली ले लेनी है, नहीं गिवन तो आपको मैं कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने E की वैल्यू निकालनी है। तो E की वैल्यू किस तरह से निकालनी है, E यहाँ पे आपको दो कंडीशन मिलेंगी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि E की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और जो आपका फाई ऑफ n है जो आपने अभी कैलकुलेट किया यूलर ट्यूशन फंक्शन, उससे छोटी होनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट कंडीशन कि E की वैल्यू 1 और फाई ऑफ n के दरमियान में बिटवीन कोई वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर जो भी आपकी E की वैल्यू आपने चूज की है उसका आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालो E और फाई ऑफ n का, तो वो 1 आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे E की वैल्यू 13 चूज की है। अगर आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का नहीं पता तो मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ये होता है कि जो भी आप नंबर चूज करते हो उन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, कॉमन उन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, उसको हम कहते हैं ये इन दोनों नंबर्स का GCD है। जैसे कि मुझे फाई ऑफ n और E का GCD निकालना है और E अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, आप सिर्फ 120 को कंसीडर करो कि आपके पास फाई ऑफ n की वैल्यू थी। अब 120 पे किस का टेबल जाता है, यानी उसके कौन कौन से फैक्टर्स है मैंने यहाँ पे लिख लिए। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे 120 का टेबल जाता है, 120 को जो डिवाइड करते हैं। अब आपने चूज करनी है E की वैल्यू। अब यहाँ पे देखें वो लिखा हुआ है कि जो GCD आएगा ना, दोनों के दरमियान कॉमन डिवाइजर आएगा वो 1 आएगा, यानी कि उन पर या 1 का ही टेबल ऐसा है जो दोनों पर कॉमन जाए। और आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुन रखा होगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिन पे उनका अपना टेबल जाए और 1 का टेबल जाए। तो इसका मतलब यहाँ पे जब E की वैल्यू चूज करेंगे वो हमारे पास प्राइम नंबर होने वाली है, क्योंकि अगर हम कोई प्राइम नंबर लेंगे तभी उनके दरमियान कॉमन डिवाइजर 1 आएगा, क्योंकि बाकी तो जो भी आप नंबर लेते हो उनका अपना अपना ही टेबल जाता है ना।
इसका मतलब जो ई होगा वो आपका कोई भी प्राइम नंबर होगा। अब मैंने क्या चूज किया, मैंने यहाँ पे देखा कि कौन सा प्राइम नंबर इसके मल्टीपल्स में फैक्टर्स में नहीं आ रहा, मैं वो प्राइम नंबर चूज कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 के बाद 7 खाली है 7 आपके पास प्राइम नंबर है, आप ई की वैल्यू 7 भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 11 भी नहीं यूज हुआ, इसका मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब आप 11 भी चूज कर सकते हो, वो भी प्राइम नंबर है। देन यहाँ पे 13 और 14 एम्प्टी स्पेसेस, इसका मतलब 14 तो कंपोजिट नंबर है ना, उसमें ज्यादा टेबल जाते हैं, 13 जो है उस पे 13 का अपना और 1 का ही टेबल जाता है, इसका मतलब 13 को भी आप ई की वैल्यू चूज कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, बस आपने 1 से बड़ी और 120 से छोटी कोई भी ई की वैल्यू चूज कर लेनी है। तो मैंने ई की वैल्यू 13 चूज किया। अब देखिए इनका अगर आप लें ना क्या नाम है जीसीडी निकालें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो देखिए 1 का ही सिर्फ टेबल है जो इन दोनों पे कॉमन आ रहा है। तो देखिए यही हमारी कंडीशन थी, हमने इसको फुलफिल किया कि अगर इन दोनों का जीसीडी निकालेंगे तो 1 आएगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि फाई ऑफ एन यानी 120 से ई की वैल्यू छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। तो ये दोनों कंडीशंस हमने फुलफिल की, तो हमारे ई की वैल्यू क्या हमने चूज कर ली 13। तो यहाँ तक आपकी 4 स्टेप्स हो गए, ई की वैल्यू आपने निकाल ली, इससे आप अपनी पब्लिक की निकाल लोगे। अब प्राइवेट की के लिए आपको डी की वैल्यू चाहिए, तो हम डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं ये सेकंड वाला रिकमेंड करूंगी, ये बहुत इजी है, इसको आप आसानी से कर सकते हो और इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको इंट्रो दे देती हूँ कि क्या है। आप प्राइवेट की जो वैल्यू है डी, उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, जो आपने ई अभी निकाला है ई का इनवर्स लोगे, देन उसका फाई ऑफ एन के साथ मॉड लोगे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ई और डी को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसका फाई ऑफ एन के साथ मॉड लेना है, तो आंसर आ जाए 1। अब क्योंकि ई की वैल्यू हमने 13 चूज कर ली, हमें पता है, फाई ऑफ एन की वैल्यू 120 हमें पता है, डी की वैल्यू हमने निकालनी है, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन रही है। अब क्योंकि डी की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से निकालनी है, निकालने का तरीका ये है कि जो भी आपकी ई की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 13 है, आपने 13 को बारी बारी इस तरह नंबर ट्राई करते जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह सोन आप ट्राई करते जाओगे कि कौन सी ऐसी डी की वैल्यू चूज करूं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं और देन 120 पे डिवाइड कराऊं, यानी कि इसका मॉड लूं तो रिमाइंडर आए 1। तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा लार्ज प्राइम नंबर्स हैं, जैसे कि अभी तो हमने छोटी छोटी चूज किया ना, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर खुद से दे दिए जाए लार्ज प्राइम नंबर्स, तो फिर आपके लिए इस फॉर्मूला से डी की वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस इजी फॉर्मूला को यूज करते हैं। इजी फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू फाई ऑफ एन इंटू आई, और फिर उसको 1 में प्लस करना है और देन ई पे डिवाइड कर देना है। अब फाई ऑफ एन की वैल्यू आपको पता है 120 है, ई की वैल्यू आपको पता है आपने 13 चूज की है, 1 है, कांस्टेंट है आई क्या है, आई से मुराद है आइटरेशंस, यहाँ पे आप आई से मुराद लोगे 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज। आपने क्या करना है, इस फॉर्मूला में आई की जगह पहले 1 देन 2 देन 3 इस तरह वैल्यूज पुट करके चेक करते जाना। अब उससे होगा क्या कि आपने इस वैल्यू को तब तक इस तरह से सर्चिंग जारी रखनी है जब तक आपके पास कोई इंटीजर नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे अगर मैंने आई की वैल्यू 1 पुट की ना, तो मैंने इसको सॉल्व किया, देखिए मेरे पास डेसिमल में आंसर है। देन मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 2 पुट की, देन तब मैंने इसको सॉल्व किया, तभी देखिए डेसिमल में आंसर आया। फिर मैंने आई की वैल्यू 3 पुट की, अगेन इसको सॉल्व किया, अगेन डेसिमल में आंसर आया। देन आई की वैल्यू 4 पुट की, तो मेरे पास एक इंटीजर आ गया। तो आपने आई की वैल्यू तब तक पुट करती रहना है जब तक आपके पास कोई ना कोई इंटीजर ना आ जाए। जब भी आपके पास कोई इंटीजर आ जाए, आपने वहां पे डी की वैल्यू को लॉग कर देना, यानी आपकी डी की वैल्यू क्या आ गई 37। तो ये आपको मैं रिकमेंड करूंगी, इजी मेथड है, इसको आप यूज करें और इसमें गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक है, तो आपने आई की वैल्यू चूज करते जाना है, जब इंटीजर आएगा तो आपने डी की वैल्यू वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप 1 ही लिखो और 1 पर ही आपके पास इंटीजर आ जाए, तो आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब हम पब्लिक की और प्राइवेट की निकाल लेते हैं। पब्लिक की का फॉर्मूला क्या है, ई और एन। ई की वैल्यू आपने 13 चूज की और एन आप स्टार्ट में निकाल चुके हो, जिसमें हमने पी और क्यू को मल्टीप्लाई किया था, तो वो आया था 143। और प्राइवेट की किस तरह से निकलेगी, प्राइवेट की में आपके पास डी और एन है, डी अभी हमने निकाला 37 और एन पहले से निकाल चुके हैं 143। अब पब्लिक की भी हो गई आपके पास, प्राइवेट की भी हो गई। अब आप मैसेज को एनक्रिप्ट भी कर सकते हो यूजिंग पब्लिक की और डिक्रिप्ट भी कर सकते हो यूजिंग प्राइवेट की। तो अब हम उसको देख लेते हैं कि किस तरह हम एक मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। अब मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाया था कि आपकी जो प्लेन टेक्स्ट है वो है 13, यानी कि आप 13 को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने वाले हो। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे RSA के थ्रू। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं इसको इनक्रिप्शन का फॉर्मूला लगा के इनक्रिप्ट करूंगी। इनक्रिप्शन का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू P पावर E मॉड ऑफ N, यानी P से मुराद आपका वो मैसेज है, वो प्लेन टेक्स्ट है जिसको आपने इनक्रिप्ट करना है। E आपकी पब्लिक की के अंदर जो वैल्यू आती है वो है जो आपने 13 निकाली है। N आपके पास प्रोडक्ट है P और Q का 143। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक बात और ये है
कि जो आपके पास p की वैल्यू होगी ना वो आपकी n से छोटी होनी चाहिए, यानी जो आपकी प्लेन टेक्स्ट ना p वो n से छोटी होनी चाहिए। कैसे, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट दी है 13 और आपकी n की वैल्यू आई है 143। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट ये होता है 150, तब तो वो n से बड़ा हो जाता, लेकिन हमने कहा है कि आपकी p की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए। तो फिर आपने n को बड़ा करना होगा, तो n को बड़ा करने के लिए आप क्या करोगे, कोई ऐसे दो प्राइम नंबर्स उससे बड़े चूज करोगे। जैसे अभी 13 और 11 चूज किया ना, तो फिर आप उससे बड़े प्राइम नंबर चूज करोगे जिसको आप मल्टीप्लाई कराओ तो n की वैल्यू p से बड़ी हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने इसको भी अपने माइंड में रखना है। अब आप लगाते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और अपनी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देख लें, अगर p की वैल्यू 13 है, n की वैल्यू 143, तो p पहले से छोटा है, तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। p हमारी प्लेन टेक्स्ट हमारी भी 13 जिसको हमने करना है इंक्रिप्ट। e की वैल्यू आपने निकाली है 13 मॉड, n की वैल्यू आप निकाल चुकी हो 143। तो आप कैलकुलेटर पे 13 पावर 13 लिखोगे, आंसर आएगा, उसको 143 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 52। ठीक है, आपने रिमाइंडर निकालना है, आपने पर पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, आपने सिंपल जिस तरह से टेबल जा रहे फुलफिल हो गई सारी टर्म्स, जो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा वो आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगी। अब तो 13 को RSA में हम इनक्रिप्ट करके क्या लिखते हैं 52। ठीक है, अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या है, डिक्रिप्ट करने के लिए जो फार्मूला है, आपने डिक्रिप्शन के दौरान प्लेन टेक्स्ट निकालनी है। तो प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, C पावर D मॉड ऑफ n। C से मुराद साइफर टेक्स्ट और D से मुराद वो प्राइवेट की वैल्यू जो D आपने निकाला था, और देन n आप निकाल चुके हो प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट की वैल्यू 52 आई है, पुट करेंगे। D की वैल्यू आप 37 निकाल चुके हो, पुट करोगे, मॉड n की वैल्यू 143। तो ये भी आप कैलकुलेटर का काम है, 52 पावर 37 लिखोगे, आपके पास जो आंसर आएगा उसको 143 से डिवाइड कराओगे, रिमाइंडर आ जाएगा 13। ठीक है, मॉड निकालने के दो तरीके हैं, वैसे डिवीजन के अलावा एक और भी तरीके है। तो आप यूट्यूब पर सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह के मॉड निकालने की मेथड इजी मिल जाएगा, तो आपने वो देख लेने और आपने इजीली इनका मॉड निकाल लेना है। तो आज के लिए इतना ही, RSA को हमने कंप्लीट डिस्कस किया। वीडियो को लाजमी लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।